नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की मुलाकात में आज आप सभी से मुलाकात करेंगे आज की अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट की। हालांकि आप सभी को पता है कि एलनाबाद की सीट 8 महीने से क्लीन रखी गई है और वो भी अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद। अभय चौटाला कौन है? अभय चौटाला वही विधायक है जिन्होंने किसानों के पक्ष के अंदर पहले ऐसे विधायक बन चुके हैं जिन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही एलनाबाद सीट खाली पड़ी है 8 महीने से। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है चुनावों की घोषणा हो चुकी है और 30 अक्टूबर का वो दिन रखा गया है जब एलनाबाद सीट के ऊपर उपचुनाव होगा और 2 नवंबर यानी कि दिवाली से 2 दिन पहले इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अगर इनेलो पार्टी विपक्ष में रह करके इस उपचुनाव को जीती है तो एलनाबाद सीट का उपचुनाव इतिहास का तीसरा उपचुनाव होगा जिसे इनेलो ने विपक्ष के अंदर रह करके जीता है। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि अभय सिंह चौटाला लगातार इस प्रयास के अंदर लगे हुए हैं कि कैसे वो इस सीट को जीत सकते हैं। हालांकि हरियाणा समेत 14 राज्यों की 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे जो है 2 नवंबर को घोषित होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे और 13 तक जो उम्मीदवार है वो नामांकन वापस ले सकेंगे। एलनाबाद सीट के इतिहास में ये तीसरा उपचुनाव होगा अगर इनेलो विपक्ष में रहकर इसे जीतती है। हालांकि चौटाला की रिहाई के बाद ये पहला उपचुनाव है। इनेलो का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। इनेलो अगर हारती है तो ये बड़ा दांवपेच कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर होगा और बता देते हैं आपको कि इनेलो का भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इनेलो इस उपचुनाव में हार जाती है तो इनेलो पार्टी के लिए इस बार सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने इसी विश्वास और दम के ऊपर एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया था कि किसान उनके साथ है। किसानों का अगर वो साथ देते हुए आए हैं तो एलनाबाद सीट में किसान भी उनका साथ देंगे। अगर किसानों ने बाजी पलटी और किसानों ने किसी और को जितवा दिया या फिर एलनाबाद की जनता ने किसी और को वोट दे दिए तो हो सकता है कि इनेलो का उभरता ग्राफ यहीं पर खत्म हो जाए, यहीं पर समाप्त हो जाए, यहीं पर पूर्ण विराम लग जाए। हालांकि दूसरा आपको बता दें, बड़ौदा के बाद अब कांग्रेस लगातार जो है उपचुनाव जीतकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि इनेलो के अंदर अगर अभय सिंह चौटाला दोबारा से खड़े होते हैं तो क्या वो इस बार इनेलो की सीट के ऊपर दोबारा से उपचुनाव को जीत पाने में सफल हो पाएंगे। हालांकि आप सभी को पता है कि ओम प्रकाश चौटाला अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि अभय चौटाला के खेमे में से ही कोई उनका पारिवारिक बेटा भी ये चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अभय चौटाला की, अगर अभय चौटाला इस चुनाव को लड़ते हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष को टक्कर देते हैं तो हो सकता है कि ये सीट उनके खेमे में आ जाए। अगर ये सीट उनके खेमे में नहीं आती है तो वो अपने ही गढ़ से हार जाएंगे और आगे जाकर के उनका राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं इतिहास जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या लगता है कि एलनाबाद सीट के ऊपर उपचुनाव किसे लड़ना चाहिए इनेलो से? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। इसके बाद दूसरी अपडेट की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि पंजाब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल का दौर जारी है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से के बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया। इनडायरेक्ट ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, वो स्टेबल नेचर के है ही नहीं, यानी कि स्थिरता उनके अंदर है ही नहीं। आज यहाँ तो कल वहाँ, उनका नेचर ही ऐसा है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि पंजाब में नई सरकार गठन के 2 दिन बाद ही कांग्रेस फिर से संकट के अंदर आ गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि जेएनयू के जो प्रधान रहे हैं कन्हैया कुमार, जिनकी बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, उन्होंने भी राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि अगर बात की जाए अब
कि नवजोत सिंह सिद्धू हालांकि नाराज किस वजह से चल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। उन कारणों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता देती हूँ कि पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उनकी पहले से ही डिमांड थी कि वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनको नहीं बनाया गया, इसी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि वो चाहते थे कि अगला जो चुनाव है वो उनके नेतृत्व में हो, लेकिन आला कमान ने मना कर दिया। तीसरा कारण यह है कि राहुल गांधी के साथ मंत्रियों के विभागों के बंटवारों पर बैठकें हुई थी, सिद्धू को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था। चौथा कारण यह है कि गृह मंत्री का पद अपने व्यक्ति के लिए चाहते थे, यानी कि अपने किसी जो करीबी व्यक्ति हैं उसके लिए गृह मंत्री का पद चाह रहे थे। हालांकि बात इस बारे में उनकी नहीं हो पाई और नहीं बात बन पाई कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के एडवोकेट जनरल बनने के खिलाफ थे जिसने गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में आरोपियों का बचाव किया था, और बात नहीं बनी इस बारे में भी। हालांकि इसके बाद पांचवा कारण यह है कि विभाग आवंटन ट्रांसफर नियुक्ति के अधिकार अपने हाथ में चाहते थे, लेकिन ऐसा भी कांग्रेस आलाकमान ने देने से मना कर दिया। इसके बाद संगठन सरकार के बीच कमेटी चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं बनी। इन सभी कारणों की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता देते हैं जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसमें भी दो नाम पहले चल रहे थे। हालांकि जो कांग्रेस आलाकमान ने पहला नाम चयनित किया था उसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं नकार दिया था। उसके बाद जब दूसरा मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम सामने लाया गया तब नवजोत सिंह सिद्धू ने उसके ऊपर सहमति जताई, और उसके बाद ही नया मुख्यमंत्री जो है पंजाब का चुना गया था। लेकिन उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू लगता है कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू का बिहेवियर ही ऐसा है, क्या उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो कहीं पर टिक नहीं पाते हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्रिकेट पिच से लेकर के टीवी के शोज तक वो अपनी स्थिरता आज तक साबित नहीं कर पाए हैं, और ऐसा ही राजनीतिक पार्टियों में भी अक्सर होता आया है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आपके अपने शहर हिसार की खबर। आपके अपने हिसार शहर के अंदर मलेरिया जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सेक्टर 14 जिसे पोश इलाकों के अंदर माना जाता है, जहां पर कई प्लॉट्स खाली पड़े हुए, वहां पर पिछले कुछ दिनों में बरसात होने की वजह से ज्यादा पानी भर गया, जल स्तर ज्यादा होने की वजह से वहां पर मच्छर पनपने लगे हैं, और इसकी वजह से वहां पर लाखों की संख्या के अंदर मलेरिया जैसी बीमारी पनपने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मच्छरों का लार्वा वहां पर मिला है। जी हां, आपको बता देते हैं मलेरिया विभाग के बायोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रमेश पुनिया है, उन्होंने जाकर के वहां पर चेकअप किया तो पता चला कि बहुत सारे लार्वा वहां पर पनप रहे हैं। हालांकि उनका खात्मा किया गया है काफी हद तक, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अवगत कराया गया है। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि पार्क और खाली प्लॉट लबालब रहते हैं पानी से, वहां पर जल भराव वाले स्थानों का जायजा लेने के लिए मलेरिया विभाग की टीम भी पहुंची थी। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जो है उस लार्वा को खत्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लार्वा जो है अभी भी बचा हुआ हो। हालांकि उस वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपके हिसार शहर के अंदर ही मलेरिया जो है पनपना शुरू हो जाए, मलेरिया के मरीज बढ़ना शुरू हो जाए। वहीं मलेरिया को छोड़ करके अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना का भी एक मरीज जो है कल हिसार के अंदर मिला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से शून्य के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोबारा से मरीज जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता देती हूँ कि किसान जो हमारे अन्नदाता है, उन्होंने 27 सितंबर की वो तारीख घोषित की थी जो इतिहास का अब तक का सबसे सफल भारत बंद बना है, और इसी सफल भारत बंद ने कहीं ना कहीं किसानों को दोबारा से उसी राह के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है जिसकी जो वो लड़ाई लड़ रहे थे। आपको बता देती हूँ कि 14 जगह ट्रैक पर बैठे किसानों के 4 जिलों में 750 किसानों पर केस दर्ज किया है। जी हाँ, 750 किसानों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि 14 जगह किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया था। हालांकि तस्वीरें आपने देखी थी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार का भारत बंद इतना सफल रहा जितना कि इतिहास के अंदर पहले कभी भी नहीं रहा। हालांकि आप आज के अपडेट से कितनी सहमति रखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इनेलो की तरफ से कौन उपचुनाव लड़ेगा? आपको क्या लगता है कि मलेरिया
क्या हिसार के अंदर दोबारा से पनपना शुरू हो जाएगा? इसके बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है किसानों के ऊपर इस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जाना सरासर गलत है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और ये भी बताइएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपकी क्या राय है, क्या उनकी प्रवृत्ति इसी तरीके से बदलाव वाली है? खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। रोजाना सुबह आपसे इसी तरीके से अपडेट में जुड़ी रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।